जय हिंद दोस्तों। NCERT थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं और थीम 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स पर लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। उम्मीद है आपने पहले 2 वीडियोज अच्छे से कवर कर लिए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और कई सारे सवाल UPSC के कई सारे परीक्षाओं में यहाँ से पूछे गए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की कि किस तरीके से जेम्स प्रिंसेप 1837 में अशोक के अभिलेखों को डिसाइफर करने में कामयाब हो जाते हैं और जो वो ये पाते हैं कि अशोक के पर्सनल नाम की बजाय प्रियदर्शी नाम का यूज ज़्यादातर अभिलेखों में किया गया है। इसके बाद हमने महाजन पद के बारे में बात की, किस तरीके से 16 महाजन पद देखने को मिलते हैं जो अर्लीस्ट स्टेट थे। इसके बाद हमने मैप को समझा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने यहाँ से कवर किया था। इसके बाद हमने मगध की बात की जो कि फर्स्ट महाजनपद माना जाता है। इसके बाद हमने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बॉक्स को कवर किया। यहाँ से UPSC के द्वारा 2 बार सवाल पूछा गया और सिविल सर्विसेज में भी कई सारे सवाल अशोक के अभिलेखों से आए हैं, बट वो हमने CAPF की एनालिसिस के टाइम पे कवर किया था और सीडीएस की एनालिसिस के टाइम पे भी कवर किया था। इसके बाद दोस्तों हमने अर्थशास्त्र की बात की जो कि कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जो मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के। इसके बाद हमने तक्षशिला उज्जैनी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है और आज का जो हमारा डिस्कशन शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, बिकॉज हमने धम्म महामत के बारे में बात की थी, किस तरीके से अशोक जो धम्म के आइडियाज़ हैं और उन्हें प्रोपगेट करने के लिए जो धम्म का आइडिया था, पीस, टॉलरेंस, इन चीज़ों पर बेस्ड था, इन आइडियाज़ को प्रोपगेट करने के लिए अलग से मिनिस्टर इस्टेब्लिश किए जाते हैं धम्म महामत्ता के नाम से। बेसिकली ये महामंत्री का ही प्राकृत या पाली शब्द है। इसके अलावा देखिए और भी कई सारे प्रयास किए गए हैं। इनफैक्ट अशोक के द्वारा अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेजा जाता है ताकि बौद्ध धर्म और पीस, टॉलरेंस, इन बातों को फैलाया जाए। दोस्तों ना बात करते हैं कि साउथ में चीफ और किंग्स का क्या रोल होता था। देखिए अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर के टाइम की, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि साउथ में भी डेक्कन वाले रीजन में भी कई सारे किंगडम देखने को मिल रहे थे। चोल, चेर, पांड्या, ये किंगडम भी देखने को मिलते हैं, इमर्ज करते हैं। और प्रेजेंट डे जैसे तमिलकम नाम देखने को मिलता है जो कि प्रेजेंट डे तमिल कंट्री का नाम है। दोस्तों इसी तरीके से सातवाहन डायनेस्टी का जिक्र होता है। सातवाहन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो कई सारे चीफ और किंग देखने को मिलते हैं जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल करते हैं। टाइम पीरियड होता है 2nd सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी AD का। और मैंने आपको बताया है सातवाहन डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, सीमुक। और काफ़ी यूनिक बात सातवाहन के विषय में ये है कि इनके जो रूलर हैं ये मेट्रोनिमिक नाम रखते हैं, यानी मदर से डिराइव। जैसे गौतमी पुत्र, इस तरीके से नाम देखने को मिलेंगे, वशिष्ठी पुत्र पुलमयी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो वन ऑफ द माइटीएस्ट रूलर थे सातवाहन डायनेस्टी के। दोस्तों ना समझते हैं डिवाइन किंग्स के कॉन्सेप्ट को। देखिए हाई स्टेटस क्लेम किया जाता था ताकि आइडेंटिफाई किया सके विद वेराइटीज़ ऑफ डाइटीज़ के साथ। इस स्ट्रेटजीज़ को बेसिकली कुषाणाज के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और कुषाण की अगर बात करें तो 1st सेंचुरी BCE से लेकर फर्स्ट सेंचुरी CE तक इनका किंगडम देखने को मिलता है और ये वास्ट एम्पायर में रूल करते हैं सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इनकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शन, टेक्सचुअल ट्रेडिशन, इन चीज़ों के माध्यम से हम इनके इतिहास को समझते हैं। और इनफैक्ट कुषाणा रूलर के कई सारे बड़ी बड़े स्टेचूज़ भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों कुषाणाज के कई सारे स्टेचूज़ देखने को मिलते हैं, इनमें मथुरा में भी स्टेचू देखने को मिलती है। इसी तरीके का कुछ श्राइन अफ़गानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। और कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि कुषाणाज जो हैं वो खुद को गॉड लाइक स्टेटस देते थे। जैसे अगर हम बात करें कई सारे कुषाणा रूलर की तो देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड, इस तरीके के टाइटल रखते थे। और ये बेसिकली चाइनीज़ रूलर से ही इंस्पायर्ड था। कई सारे चाइनीज़ रूलर भी इस तरीके के यानी गॉड लाइक स्टेटस, गॉड लाइक टाइटल अडॉप्ट करते थे। इस वजह से इस तरीके का टाइटल इनके द्वारा भी अडॉप्ट किया गया कुषाणाज के द्वारा। अगर 4th सेंचुरी में हम देखें तो कई सारे लार्ज स्टेट के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं जिनमें गुप्ता एम्पायर का जिक्र करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज 5th सेंचुरी के बाद से गुप्ता एम्पायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है।
और इनफैक्ट अगर हम देखें तो कई सारे जो यहाँ पे हैं ये सामंता पे डिपेंड होते हैं। सामंता बेसिकली वो लोग होते हैं जो मेंटेन करते हैं, मेंटेन देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज, जिनमें कंट्रोल ओवर लैंड भी है। यानी बेसिकली ज़मींदार टाइप के लोग प्रेजेंट डे में अगर आप कहें या मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आप कंपेयर करें तो जो काफ़ी सारे लैंड को एक्वायर करके रखे होते हैं, लोकल रिसोर्सेज को मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके के जो सामंता होते हैं ये ऑफर करते हैं रूलर को मिलिट्री सपोर्ट और होमेज, यानी बेसिकली वही बात है कि जो भी किंग होंगे वो उन्हें सुप्रीम माना जाएगा। बट जो सामंता है इनके पास भी काफ़ी सारी पावर होगी, जैसे लैंड वगैरह में पावरफुल होगी। इनफैक्ट कुछ जो सामंता हैं वो काफ़ी सारा पावर एक्वायर कर लेते हैं और आगे चल के किंग्स भी बन जाते हैं। और जो वीक रूलर हैं ये खुद को काफ़ी कमज़ोर पाते हैं बिकॉज ये सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो सामंता के पावर को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता बिकॉज कई बार सामंता इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि रूलर के बजाय खास करके जो वीक रूलर होते हैं उन्हें ही गद्दी से हटा दिया जाता है सामंता के द्वारा। दोस्तों अगर बात करें गुप्ता रूलर्स की, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स की, तो बेसिकली लिटरेचर, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, प्रशस्तीज, इनके माध्यम से हम गुप्ता डायनेस्टी को समझते हैं। दोस्तों यहाँ एक स्टोरी बताई गई है पांड्या चीफ सेनगुट्टवन के बारे में, लेकिन बस आपके लिए एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि जो सेनगुट्टवन रूलर हैं ये पांड्या रूलर हैं। बस इतनी बात ध्यान रखिए बिकॉज यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। दोस्तों गुप्ता रूलर्स की जो हिस्ट्री है, जो कॉइन, इंस्क्रिप्शन, प्रशस्तीज, इनके माध्यम से हिस्टोरियन के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें जो प्रशस्तीज हैं या जो कि राजा के तारीफ़ में लिखे गए हैं, बेसिकली प्रशस्तीज जो राजा के तारीफ़ में लिखे जाते हैं प्रशस्ति, और ख़ास करके ये जो राजा के द्वारा जो पोएट रखा जाता है पैट्रोन के रूप में वही लिखते हैं। दोस्तों प्रशस्ति और बाकी सारी चीज़ों को हिस्टोरियन फैक्चुअल रूप में देखने का प्रयास करते हैं, जैसे किस राजा के दरबार में कौन से लोग थे या फिर खास करके राजा के कौन से बेटे हुए, कौन गद्दी में आए, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप बात करें जो कंपोजिशन है या जो पोएटिक वर्क है, इन चीज़ों को काफ़ी एडमायर किया जाता है और पोएटिक वर्क के रूप में देखा जाता है, ना कि लिटरली ट्रू के रूप में। और ये बात सही भी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए। लगातार सवाल यहाँ से आए हैं, सीडीएस में 3-4 बार सवाल आए हैं और सिविल सर्विस में भी इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, संस्कृत भाषा में कंपोज किया गया है। ध्यान रखना आपको बिकॉज भाषा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और संस्कृत भाषा में ये कंपोज किया गया है किनके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। और हरिसेन कौन होते हैं? तो ये कोर्ट पोइट होते हैं समुद्रगुप्त के, और ये समुद्रगुप्त ऑब्वियसली वन ऑफ द माइटीएस्ट रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति को क्या कहा जाता है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। और किस भाषा में कंपोज किया गया ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत में। किनके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। और ये किनके कोर्ट पोइट होते हैं? समुद्रगुप्त के। तो कई बार पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा के बारे में बताया गया, तो समुद्रगुप्त के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त में क्या बताया गया है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई हैं। इनफैक्ट कुछ जगहों में साफ साफ एग्जिग्रेशन देखने को मिलता है। पहले तो यही बताया गया है कि अर्थ में इनके कोई एंटागोनिस्ट ही नहीं है। मल्टीट्यूड इनके कई सारे क्वालिटीज़ हैं, 100 ऑफ गुड एक्शन है इनमें, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपने फेम से कई सारे राजाओं को इन्होंने वाइप ऑफ कर दिया है। इसके बाद ये सुप्रीम बीइंग है, प्रोस्पेरिटी और बैड का डिस्ट्रक्शन, गुड के लिए प्रोस्पेरिटी, इन चीज़ों के लिए लाते हैं। इसके बाद ये इनकम्प्रिहेंसिबल हैं और जिनके हार्ट को केवल डिवोशन, ह्यूमिलिटी और कंपेशन, इन चीज़ों के आधार पर ही जीता जा सकता है। और कई हज़ार यानी 100,000 ऑफ काव के ये गिवर हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इनफैक्ट आप देखें तो। और लास्ट लाइन ये देखिए, ही इज़ इक्वल टू द गॉड्स ऑफ कुबेर यानी द गॉड ऑफ वेल्थ, वरुणा यानी द गॉड ऑफ ओशन, इंद्रा यानी द गॉड ऑफ रेन्स एंड यमा यानी द गॉड ऑफ डेथ। तो मतलब कई सारी बातें यहाँ पे समुद्रगुप्त की तारीफ़ कह लें या आप कह लें, बहुत ज़्यादा तारीफ़ लिखी गई है। किनके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो एग्जिग्रेशन है ये बहुत कॉमन है एंशिएंट हिस्ट्री में। अगर आप देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे किंग्स के जो दरबारी कवि हैं वो इस तरीके की बातें लिखते हैं राजा के संदर्भ में। और ये जो स्टेचू, ये भी काफ़ी फेमस स्टेचू है। बेसिकली ये सैंडस्टोन की स्कल्पचर है कुशाणा किंग की।
दोस्तों ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा नेक्स्ट बॉक्स है सोर्स 5। तो बहुत ध्यान से आप समझिए। देखिए सुदर्शन झील के बारे में बताया जा रहा है। ये जो सुदर्शन लेक है ये गुजरात में, और गिरनार के बारे में कहा जा रहा है कि मैप में गिरनार को ढूंढिए। सो आइए मैप में गिरनार को देख लेते हैं। ऑब्वियसली गुजरात में देखिए ये गिरनार, और बाकी रीज़न भी आपको ध्यान होने चाहिए। देखिए ये भबरू रॉक एडिक्ट के बारे में रिसेंटली सवाल काफ़ी बन रहे हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज ये एनसीईआरटीज़ में नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों रिसेंटली अभी बीपीएससी AAO के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दिया है उसी टाइम पे जब पेपर हुआ था तब, और कई सारे इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन मैं पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा यूट्यूब चैनल की सारी अपडेट वहीं पे देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस इंस्क्रिप्शन में अशोका ने ये दिखाया कि वो त्रिरत्ना में बिलीव करते हैं। तो त्रिरत्ना क्या वो तो समझते हैं, पहले इसका आंसर समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए भबरू है। तो भबरू रॉक एडिक्ट के बारे में समझ लेते हैं, और ये एनसीईआरटी के मैप में तो है बट अलग से इसके बारे में नहीं बताया गया। और रिसेंटली आई थिंक पिछले महीने स्टेट पीएससी के कई सारे पेपर में इसी तरीके का भबरू रॉक एडिक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए अशोक की बात करें तो प्रियदर्शी के नाम से भबरू इंस्क्रिप्शन में जिक्र देखने को मिलता है। और जो भबरू एडिक्ट है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, राजस्थान में बैरात हिल में। और जो भबरू एडिक्ट है ये एक माइनर रॉक एडिक्ट है, यानी मेजर वाले नहीं है, इस वजह से उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था, बट अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्कवर है बैराट टेम्पल के पास देखने को मिलेगा, जो कि जो ये बैराट टेम्पल है ये पॉसिबली ओल्डेस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल इंडिया में है। और ये जो नाव एडिक्ट की बात करें तो ये एडिक्ट राजस्थान से तो देखने को मिला है, बट ये प्रेजेंटली एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में है। इस वजह से कलकत्ता बैरात इंस्क्रिप्शन भी कई बार कहा जाता है भबरू एडिक्ट को, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। दोस्तों ये जो माइनर रॉक एडिक्ट है जिसे भबरू या भबरा कई जगहों पे बैरात भी कहा जाता है, तो ये जो माइनर रॉक एडिक्ट है इसमें अशोका ने डिक्लेयर किया है कि बुद्धम और धम्मा और संघा, ये जो 3 त्रिरत्नाज हैं इनमें ये फेथ रखते हैं। और इसी एडिक्ट में इनफैक्ट अशोक रेफर करते हैं खुद को प्रियदर्शी के नाम से, यानी प्रियदर्शी किंग ऑफ मगध। दोस्तों ना बात करते हैं सुदर्शन झील की, तो देखिए ये गुजरात में देखने को मिलेगा। और रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें जिक्र मिलता है, हमें पता चलता है सुदर्शन लेक के बारे में कि ये जो है वो शक रूलर रुद्रदमन के रिकॉर्ड में देखने को मिलता है 2nd सेंचुरी AD के टाइम पे। दोस्तों रुद्रदामन का नाम ध्यान रखिएगा, ये शक रूलर हैं, और सुदर्शन झील के बारे में इन्हीं के इंस्क्रिप्शन के द्वारा पता चलता है। और इसके बाद अगर बात करें इस इंस्क्रिप्शन की तो मेंशन किया गया लेक के बारे में, इम्बैंकमेंट्स, वाटर चैनल, इन बातों का जिक्र भी देखने को मिलता है। और किनके द्वारा ये बिल्ड किया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये मौर्यन के टाइम पे बिल्ड किया गया, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हालांकि एक टेरिबल स्टॉर्म आने के कारण ये जो एम्बैंकमेंट्स होती हैं और जो ये वाटर हैं ये लेक से बाहर आ जाते हैं, और इसके बाद रुद्रदामन जो है ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने लेक की रिपेयरिंग करवाई है। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन लेक की रिपेयरिंग किनके द्वारा की जाती है, तो शक राजा रुद्रदामन, शक किंग रुद्रदामन के द्वारा। इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अनदर इंस्क्रिप्शन है 5th सेंचुरी का ही, और ये मेंशन करता है कि वन ऑफ द रूलर गुप्ता डायनेस्टी के अगेन इस लेक को रिपेयर करवाते हैं, बट ये शक रूलर का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट टाइम रिपेयर इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लीजिए। दोस्तों ना बात करते हैं कि पॉपुलर परसेप्शन क्या होते थे किंग के बारे में। तो जो जनता है ये राजा के बारे में, रूलर्स के बारे में क्या विचार रखती थी। ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शन में सभी बातों का जिक्र तो नहीं किया जाएगा, और इनफैक्ट आप देखें तो ऑर्डिनरी पीपल के बहुत कम अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न भी काफ़ी ऑब्वियस है, लिटरेसी रेट और बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही समझ सकते हैं, बिकॉज हम काफ़ी पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। और हिस्टोरियन जो है ये भी सोचते हैं कि किस तरीके से जो स्टोरीज़ हैं या जो एंथोलॉजीज़ बताई जा रही हैं जातका में, पंचतंत्रा में, इनके माध्यम से आम जनता के जीवन को समझा जाए। लेकिन जो ज़्यादातर स्टोरी है ये पॉपुलर ओरल टेल के रूप में देखने को मिलती है, और आगे चल के इन्हें लिखा गया है। जैसे अगर हम जातका टेल्स की बात करें तो ये पाली भाषा के अंदर 1st मिलेनियम सेंचुरी AD में देखने को मिलते हैं। और एक स्टोरी देखिए गंधटिंडु जातक के बारे में है, ये बताता है एक दुष्ट राजा के किस तरीके से वो अपनी जनता पर काफ़ी समस्याएं डालता है।
और ये जो गंधटिंडु जातक की स्टोरी हम देख रहे हैं जिसमें दुष्ट राजा की बात की गई है, जो काफ़ी समस्याएं जिनके द्वारा डाली जाती हैं, एल्डरली वुमेन, मेन कल्टीवेटर, इन पर जुल्म किए जाते हैं। तो ये जब राजा हैं ये डिस्गाइज में निकलते हैं, यानी बेसिकली भेष बदल करके, तो देखते हैं कि किस तरीके से जनता और प्रत्येक लोग यहाँ पे इन्हें कर्ज कर रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं और इनफैक्ट कंप्लेन करते हैं कि रॉबर्स वगैरह लूट रहे हैं नाइट में, टैक्स कलेक्टर काफ़ी परेशान कर रहे हैं दिन में, बट काफ़ी राजा के द्वारा यहाँ पे कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए पीपल जो है वो अपने गांव को छोड़ के जंगलों में जा कर के रहने लगते हैं। तो ये जो स्टोरी है किंग और उनके जनता के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है, स्पेशली रूरल पॉपुलेशन के बारे में बताता है। और किंग जो है ये बहुत बार प्रयास करते हैं किस तरीके से हाई टैक्सेस लेते हैं और पीजेंट पर पीजेंट्स को जनरली परेशान किया जाता है, बिकॉज काफ़ी सारी टैक्सेस और फसलों का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन राजा के द्वारा डिमांड किया जाता है। तो ये स्टोरीज़ हैं, जातका स्टोरी हैं, ध्यान रखिएगा नाम, बिकॉज इस तरीके से कई बार सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, सीडीएस में पूछा गया है, द स्टोरी गंधटिंडु जातक वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो हमें पता है जातका टेल्स जो हैं ये संस्कृत नहीं, तेलुगु नहीं, तमिल नहीं, बल्कि पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से पाली करेक्ट आंसर है। तो डायरेक्टली देखिए स्टोरी नहीं पूछी गई, बट इस तरीके से घुमा करके पूछ लिया गया। और इनफैक्ट ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में बताया गया है, गंधटिंडु जातक जो कि पाली भाषा में लिखी गई है और जातका टेल्स पाली भाषा के अंदर ही है। और जातका टेल्स के बारे में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज से संबंधित स्टोरीज जातका टेल्स में देखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलता है पाली भाषा में। दोस्तों ना बात करते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई। तो एक स्ट्रेटजी तो ये थी कि जो प्लो एग्रीकल्चर है इन्हें शिफ्ट किया जाए, जो कि फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे गंगा या कावेरी फॉर्म में 6th सेंचुरी BCE के अंदर। आयरन टिप्ड जो प्लो शेयर था ये यूज किया जाने लगा एलुवियल सॉइल के लिए, जहां हाई रेनफॉल वाले एरियाज थे उन जगहों में। इसके अलावा गंगा वैली के कुछ पार्ट में प्रोडक्शन ऑफ पैडी देखने को मिलता है और काफ़ी तेज़ी से ये प्रोडक्शन बढ़ता है। इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, जो औजार यूज किए जा रहे हैं, इन्हें और भी बेहतर किया गया है। इसके बाद आयरन प्लोशेयर की बात करें तो आयरन प्लोशेयर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और भी कई सारी स्ट्रेटजीज अपनाई गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इरिगेशन वगैरह का यूज किया गया, वेल, टैंक्स, ये सारी चीज़ें, कैनाल्स भी कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों हमेशा की तरह जो होता आ रहा है वही हुआ कि प्रोडक्शन तो बढ़ी, बट ये जो फ़ायदे मिले ये केवल कुछ ही सोसाइटी के कुछ ही सेक्शन के लोगों तक रह गए। और इनफैक्ट एविडेंट भी होता है कि एक ग्रोइंग डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है लोगों के बीच, खास करके एग्रीकल्चर में, बिकॉज कई सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्शन अपने खेतों के द्वारा इंक्रीज कर चुके थे, बट कई सारे लोगों के पास बहुत ही कम अनाज देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो टर्म है गृहपति, जो कि पाली टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, ये डेजिग्नेट करता है 2nd और 3rd कैटेगरीज के लैंड होल्डर्स को। इनफैक्ट आप देखें तो जो लार्ज लैंड होल्डर होते हैं, जो कि विलेज हेडमैन का भी काम करते हैं, और एक बात और कि ये जो पोजीशन है ये हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा वाला कॉन्सेप्ट है, यानी जो विलेज हेडमैन होंगे उसी का बेटा आगे चल के विलेज हेडमैन बनता है, बिकॉज उनके पास काफ़ी सारे लैंड होते हैं। तो ये बिल्कुल पावरफुल फिगर के रूप में उभर करके आते हैं। और ये बहुत बार देखने को मिलता है कि जो बाकी छोटे कल्टीवेटर्स हैं इनको ये कंट्रोल करते हैं, उनके काफ़ी सारे प्रोडक्शन ले जाते हैं, लोन वगैरह में चीज़ें तो देते हैं, बट फिर बॉन्डेड लेबर वाली बात भी देखने को मिलती है। और इनफैक्ट ईयरलीस्ट तमिल लिटरेचर में आप देखें जो कि संगम टेक्स्ट है, तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल का जिक्र किया गया है। जो बड़े ज़मींदार होते हैं, जो लार्ज लैंड ओनर होते हैं, इन्हें वेलालार कहा जाता है। जो प्लोमैन होते हैं इन्हें उजावर कहा जाता है। और जो स्लेव्स होते हैं, जो बिल्कुल स्लेव्स होते हैं, उन्हें आदिमाई कहा जाता है। तो ये बेसिकली लैंड, लेबर और बाकी सारी चीज़ें जिस तरीके से जिन लोगों को मिली उनके आधार पर लोगों के यहाँ पे कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है संगम टेक्स्ट के अंदर। दोस्तों ना सेम पेपर में सीडीएस के अंदर ही इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तमिल संगम टेक्स्ट के अनुसार लैंड ओनर्स किन्हें कहा जाता था? गृहपति को, उजावर को, आदिमाई को या वेलालार को? तो अभी हमने गृहपति के बारे में देखा कि लैंड ओनर जो हैं ये गृहपति होते हैं और ये जो पोस्ट है ये हेरिडिटरी होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए
कि गृहपति जो हैं ये सेकेंड और थर्ड कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, असल में ये वेलालार हैं, बिकॉज अभी हमने देखा गृहपति तो सेकेंड थर्ड कैटेगरीज को कहा जा रहा है, वेलालार लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे वेलालार है। और बाकी सारे टर्म्स भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड ओनर को वेलालार कहा जा रहा है, प्लोमेन उजावर होते हैं और स्लेव को आदिमाई। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी कई सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, रिसेंटली एसएससी और कई सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया। तो ये चारों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिए। गृहपति की बात करें तो ये सेकंड थर्ड कैटेगरीज को रेफर किया जा रहा है, लेकिन लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहा जा रहा है, वेलालार। और गृहपति कौन होते हैं, तो असल में ये ऑनर मास्टर होते हैं, लेकिन हाउस होल्ड के। तो यहीं से ये नाम भी पढ़ा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गृहपति बेसिकली गृहपति को कहा जाता होगा, और गृह का मतलब होम होता है, घर होता है। तो घर के मालिक, घर के स्वामी, यानी ओनर ऑफ द हाउस होल्ड। तो इस तरह से टर्म बना है गृहपति। सो इसके बारे में और हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट जो है काफ़ी सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे रह गई हमारी रूरल एलिट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से लैंड ग्रांट्स, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं और आगे हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कई सारे इनिशिएटिव है, प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।